Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the organic spectroscopy class. We are studying mass spectrometry, and today's topic is high resolution mass spectrometry and isotopic peaks. Last lecture में हमने इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री में उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें ये भी डिस्कस किया था कि mass spectrometer कैसे वर्क करता है एंड हाउ डज़ इट प्रोड्यूस अ mass spectrum एंड व्हाट इज़ अ mass spectrum. इसमें आपको डिफरेंट mass के जो आइंस हैं उनकी जो masses वर्सेस उनकी अबंडेंस इसमें प्लॉट होके मिलती है. सो दैट ग्राफ इज़ कॉल्ड एज mass spectrum. अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हाई रेजोल्यूशन mass स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है और इसके अलावा आइसोटोपिक पीक्स क्या होती हैं, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स किस तरह ब्रेक होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर. ये चीज़ें हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री. एज वी नो दैट मास स्पेक्ट्रा यूजुअली शो द particle masses rounded to the nearest whole number. The masses are not really integral. आपने देखा होगा जो अभी तक कोई आपको मास स्पेक्ट्रम अगर दिखाया है तो उसमें मोस्टली जो मैसेज शो होती हैं या वो डॉट के बाद 1 पॉइंट तक होती हैं या होल नंबर्स लिखी होती हैं, लेकिन एक्चुअली मैसेज जो हैं वो इंटेग्रल नहीं हैं या वो होल नंबर्स नहीं हैं, वो फ्रैक्शंस में होती हैं. तो जो C12 न्यूक्लियस है सिर्फ वो डिफाइंड है कि उसकी मास एग्जैक्टली 12.00000 है, मतलब दैट इज़ द एग्जैक्ट मास ऑफ कार्बन 12 and all the other nuclei have masses based on this standard. So carbon 12 is the standard and all the other masses like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. they are all relevant to this mass. वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक उनकी मैसेज एडजस्ट की जाती हैं. तो अब नॉर्मली आपको पता है कि प्रोटॉन की या H की मास जो है वो हम 1 लिखते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली 1 नहीं है. इट्स मास इज़ 1.007825. इसकी ये मास है. तो इस तरह से एग्जैक्ट मैसेज जो हैं वो दे आर नॉट राउंड फिगर्स और होल नंबर्स. सो उसको फाइंड करने के लिए आपको हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री करनी पड़ती है. सो डिटर्मिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ पॉसिबल यूजिंग अ हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर, one that uses extra stages of electrostatic or magnetic focusing to form a very precise beam and to detect particle masses to an accuracy of about 1 part in 20,000. तो जो हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक्स्ट्रा जो स्टेप्स लेता है और वो जो बीम आपको बताया था इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर आइंस की या जो आइंस प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जा रही है डिटेक्टर तक, उसको मज़ीद फोकस करके और सिलेक्ट करके तो उसको आगे लेके जाता है और आपको 1 पार्ट इन 20,000 इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मैस बताता है. तो जो मैस हम डिटर्मिन करते हैं to several significant figures using an high resolution mass spectrometer, that is called as exact mass. Actually it is also not really exact. It is much more accurate than the usual integral mass numbers. Exact तो कार्बन की है, देखें जो exact 12.00 है. बाकी जो masses हैं उनको हम बिल्कुल exact तो नहीं कह सकते, लेकिन still we can be much accurate if we use a high resolution mass spectrometer. तो इसमें अब देखें, लेट्स कंसिडर अ मॉलिक्यूलर आयन हुज मास इज़ 44. आपने फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल मास स्पेक्ट्रोमीटर पे, नॉट ऑन अ हाई रेजोल्यूशन, नॉर्मल मास स्पेक्ट्रोमीटर पे कोई मास स्पेक्ट्रम रन किया और आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक आ गई 44 पे. नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट द मॉलिक्यूलर फार्मूला में बी. 44 को अगर आप देखें तो it can correspond to various different molecular formulas like C3H8 इसका भी 44 है, C2H4O इसका भी 44 है, CO2 उसका भी 43.99 it means 44 है और CnH2H4 इसका भी 44 है.
तो अब यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा. दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड जस्ट बेस्ड ऑन दिस नंबर कि विच कंपाउंड इट माइट बी. तो इस सूरत में आपने फिर क्या करना है कि अब आपको ज़रूरत है कि आप एक हाई रेजोल्यूशन मैथ स्पेक्ट्रम उसका ऑब्टेन करें और एग्जैक्ट मैथ देखने की कोशिश करें कि वो 44 पॉइंट समथिंग वो क्या है, मतलब एग्जैक्ट उसका फिगर क्या है. अगर हाई रेजोल्यूशन मैक्स स्पेक्ट्रम इसका हम लेते हैं तो लेट्स से आपके पास वैल्यू आ जाती है 44.029. अब ये उसकी एक्यूरेट मैथ है और इसको जब हम कंपेयर करते हैं इन डिफरेंट फार्मूलाज के साथ तो फिर हमें पता चलता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O होना चाहिए, क्योंकि देखें 44.029 और इसका 44.02621 यही दोनों क्लोजेस्ट हैं. बाकी जो हैं जिस तरह 44.06 हो गया टू फार, 43.98 इट इज़ टू फार एज वेल, 44.037 ये भी बहुत दूर है. तो यही एक करीब तरीन जो उसका बनता है जो कि उसकी मैथ्स एग्जैक्ट हो सकती है. तो हम फिर इससे कंक्लूड करेंगे कि दी कंपाउंड विल हैव अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C2H4O. इस तरह से ना देयर आर पब्लिश्ड tables of exact masses available for comparison with values obtained from HRMS. There are various published tables of exact masses of many compounds. जितने लोग mass spectrometry करते हैं और different compounds की exact masses find करते हैं, they also publish them in the form of tables. So आपको online मुख्तलिफ databases के अंदर, और जो spectrometer होता है उसके साथ भी database होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो उसने डिटेक्ट किए हैं मॉलिक्यूल्स और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला दे आर स्टोर्ड इन दैट. तो वो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर आपको ये भी साथ हेल्प कर देता है कुछ हद तक कि इट जस्ट compares the mass you obtained with those ones in the database and it can tell you which compound might it be. वो आपको एक गेस दे देता है, मतलब लेट्स से कि वो आपको 3-4 फार्मूले दे देता है कि इनसे ये काफ़ी रिजेंबल कर रहा है जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो आप फिर उनमें से फर्दर सिलेक्शन कर सकते हैं बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ को भी साथ कंबाइन करके. जिस तरह अगर आपके पास NMR है तो उससे आपने जो स्ट्रक्चर डिटरमिन किया है उसको मैथ्स के साथ कंबाइन करें तो फिर आप श्योर हो जाते हैं कि हमारा कौन सा वाला फार्मूला है. तो मतलब मैथ स्पेक्ट्रोमीटर कैन नैरो डाउन योर सर्च, मतलब कि वो बजाय आप हज़ारों उनको मॉलिक्यूल्स को उन फार्मूलों को देखने के, मैथ स्पेक्ट्रोमीटर आपको जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनकी लिस्ट भी दे देता है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द यूज़ ऑफ हैवियर आइसोटोप्स. के आपको पता है कि जो एटम्स हैं उनके आइसोटोप्स भी होते हैं और आइसोटोप्स उनसे हैवी भी होते हैं, जो कि उसका कॉमन आइसोटोप है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं या जो अबंडेंट है उसके अलावा भी उसके आइसोटोप, जिस तरह कार्बन 12 है तो कार्बन 13 भी है, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, इस तरह हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम. तो उनकी मैसेज भी साथ रिकॉर्ड होती हैं और उनका हमें क्या फ़ायदा है या क्या क्ल्यू मिलते हैं उनसे, ये चीज़ अभी हम स्टडी करेंगे आगे. सो most elements do not consist of a single isotope but contain heavier isotopes. The heavier isotope give rise to small peaks at higher mass numbers than the major M plus molecular ion peak. ये ख़ास बात है कि जो हैवियर आइसोटोप्स होते हैं वो मेजर जो आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसके साथ साथ और छोटी छोटी पीक्स भी शो करते हैं और उन पीक से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. वो क्या? अ पीक दैट इज़ 1 mass unit heavier than the M plus peak is called the M plus 1 peak. 2 units heavier the M plus 2 peak and so on. जो आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है या जो मॉलिक्यूल का फार्मूला है या उसकी एग्जैक्ट मैस आई है उससे 1 यूनिट हायर जो पीक आती है उसको M plus 1 पीक कहते हैं और जो 2 यूनिट्स हायर होगी वो M plus 2 पीक होती है और ये आइसोटोप्स की पीक्स होती हैं. अब आप देखें ये एक मोटा सा कंपैरिजन देखें टेबल उनका मुख्तलिफ एलिमेंट्स का कि उनकी अबंडेंस कैसे है. हाइड्रोजन है जिस तरह, इसमें H1 की जो अबंडेंस है वो ऑलमोस्ट 100% है, मतलब ये 99 पॉइंट समथिंग % है, तो दूसरों की परसेंटेज बहुत कम है.
कार्बन में देखें, कार्बन 12 की 98.9% और कार्बन 13 की 1.1% है। तो इट मीन्स के कार्बन के जो फार्मूले होंगे उनमें कार्बन 13 की पीक आ सकती है। इसी तरह नाइट्रोजन की जो अबंडेंस है वो N14 की 99.6% है, N15 की 0.4% है। ऑक्सीजन, सल्फ़र, क्लोरीन, ब्रोमीन में देखें दो आइसोटोप्स और 50-50% पाए जाते हैं, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81। तो जो ब्रोमीन की दूसरी पीक होगी वो M+2 पे आएगी, यानी कि 79 के बाद देखें 2 यूनिट्स हायर है उसका अगला आइसोटोप। इसी तरह क्लोरीन की है, ये भी M+2 पे होगी। सल्फ़र की जो है वो 2 पीक्स आ सकती हैं। तो ये आगे हम देखते हैं कि इन अबंडेंस से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है या क्या फ़ायदा होता है मास स्पेक्ट्रम में। Ideally, we could use the isotopic compositions on the previous slide to determine the entire molecular formula of a compound by carefully measuring the abundances of M+, M+1 and the M+2 peaks. यहाँ इस बात का क्या मतलब है कि अगर जो हमारे पास M+1 पीक आती है और M+2 पीक, उनको हम कंपेयर करके उनकी अबंडेंस को M+ के साथ मैच करके और फिर यहाँ से इस टेबल से ये देख सके कि कौन से आइसोटोप की कितनी % अबंडेंस है, हम उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिन कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ इतना आसान काम नहीं है। तो और एंड देयर आर बैकग्राउंड पीक्स एट एवरी मास नंबर, देयर आर मैनी पीक्स इन अ मास स्पेक्ट्रम। तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, चूँकि M+1 के अलावा और भी बैकग्राउंड में पीक्स हो सकती हैं जो कि उसकी डिटर्मिनेशन को मुश्किल बना सकती हैं। तो हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री वही मोर रिलायबल है इन केसेस के अंदर। अब देखें जिस तरह कुछ एलिमेंट्स हैं वो अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मॉलिक्यूलर आयन पीक्स होती हैं जिनकी वजह से रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, जिस तरह सल्फ़र हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। अब कोई अगर कंपाउंड होगा जिसमें कोई सल्फ़र, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं होगी, उसमें M+1 पीक हो और मे बी के M+2 पीक भी हो जाए, वो पॉसिबल है। अगर किसी कंपाउंड में सल्फ़र है तो उसमें क्या होगा, M+2 पीक इज़ लार्जर दैन दी M+1 पीक अबाउट 4% ऑफ द पीक। इसमें देखें अगर सल्फ़र को आप देखें तो इसमें सल्फ़र 32 95% है, सल्फ़र 33 जस्ट 0.8% है। सो इसकी पीक आपको उम्मीद नहीं कि मिलेगी। जो S34 है देखें 4.2% है। तो वो यही लिखा हुआ है कि जो M+2 पीक होगी वो तकरीबन 4% ऑफ दी M+1 पीक होगी, मतलब उसकी 4% ज़्यादा होगी। अगर क्लोरीन प्रेजेंट है और उसका फिर क्या होगा, M+2 पीक जिसमें क्लोरीन 37 होता है, इट विल बी अबाउट थर्ड एज लार्ज एज दी M+ पीक। क्लोरीन में देखें 75.5% मेजर आइसोटोप है और जो उससे 2 मास यूनिट्स हायर है दूसरा आइसोटोप, दैट इज़ 24.5%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 1/3 तकरीबन हो गया ना, 24.5 और दूसरा 75%। तो ये उसकी जो M+2 पीक होगी वो इतनी बड़ी होगी। ब्रोमीन अगर प्रेजेंट होगा तो M+ और M+2 आइंस तकरीबन इक्वल होंगे, क्योंकि ब्रोमीन में आपको पता है कि दोनों जो आइसोटोप्स हैं वो ऑलमोस्ट 50-50% हैं। तो इस तरह से ये आप मुख्तलिफ आइसोटोपिक पीक्स को आसानी से पहचान भी सकते हैं। आगे हम देखते हैं मुख्तलिफ इनके स्पेक्ट्रा और फिर इस चीज़ को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सो आयोडीन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द आयोडोनियम आयन एट मैस 127। आयोडीन में ख़ास बात है कि आयोडोनियम आयन जो बनता है उसकी 127 मैस यूनिट्स पे एक पीक आती है और उसको आप कंबाइन कर सकते हैं कि जो उसका 127 यूनिट का गैप है स्पेक्ट्रम में, अगर आयोडीन रेडिकल उससे लूज़ होता है तो इतना गैप जो है वो उसमें आएगा। जो भी टोटल मैस है, लेट से टोटल मैस अगर 150 है तो उसमें से आयोडोनियम आयन अगर लूज़ हो जाता है तो पीछे कितना 13 बच गया, तो उतनी 23, तो 23 मैस यूनिट पे अगर कोई आपके पास पीक आ रही है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आयोडोनियम आयन उससे रिलीज़ हुआ होगा। नाइट्रोजन जो है या उसके ऑड नंबर हो तो मॉलिक्यूलर वेट ऑड हो जाता है, उससे भी आप कुछ गेस कर सकते हैं और उसके इवन नंबर फ्रैगमेंट्स भी आते हैं।
आगे देखते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हैं, जिस तरह ये जो अभी हमने पढ़ा उसकी ये समरी है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स की पीक्स किस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट स्पेक्ट्रम। सल्फ़र, अगर सल्फ़र प्रेजेंट है, जिस तरह ये कंपाउंड है देखें CH3CH2SCH3, इस कंपाउंड के अंदर जो M प्लस पीक आई है दैट इज़ एट 76। अब आप देखें कि इसमें M+1 और M+2 पीक्स आपको नज़र आ रही होंगी। M+1 छोटी है, M+2 बड़ी है। तो M+2 अगर M+1 से बड़ी हो तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि इसमें सल्फ़र प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में सल्फ़र भी मौजूद है। और फिर आपको डेफिनेटली वो जो उसने मास स्पेक्ट्रोमीटर ने मुख्तलिफ फार्मूले दिए होंगे, आप उनमें से कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस कंपाउंड में सल्फ़र है। वो कुछ ऐसे फार्मूले भी मे भी दे जिनमें सल्फ़र ना हो, तो आप उनमें से फिर नैरो डाउन कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को। अगर क्लोरीन मौजूद हो तो फिर क्या होगा। क्लोरीन मौजूद हो तो देखें कि इसमें जो M+2 है इट विड बी एज थर्ड एज लार्ज एज M+1 जो इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसका, चूँकि 75% अबंडेंस है क्लोरीन 35 की और क्लोरीन 37 की 25% अबंडेंस है, लिहाजा क्लोरीन 37 जो है वो 1/4 होगा इस पीक के, जो आपका M+ पीक है। और जो क्लोरीन 37 की वजह से M+2 पे पीक है, ये तकरीबन ये उसका तीसरा हिस्सा होगी ये पीक। तो यहाँ से आप गैस कर सकते हैं अगर M+2 पीक M+ के थर्ड तक आ रही हो तो इट मीन्स के क्लोरीन प्रेजेंट हो सकता है, आपके फार्मूला के अंदर क्लोरीन हो सकता है। फिर आ जाती है आइसोटोपिक पीक्स में ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन होगा तो देखें अब आप M+ और M+2 दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, तो ये तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है ब्रोमीन की, मतलब क्योंकि ब्रोमीन के जो दोनों आइसोटोप्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 50-50% अबंडेंस। तो इसके अलावा स्पेक्ट्रम में एक और भी चीज़ जो कि रिवाइज हो जाए, आपकी कल आपको पढ़ाया था बेस पीक, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पीक होती है उसको बेस पीक कहते हैं। तो इसमें बेस पीक कौन सी होगी, ये 43 पे जो पीक है ये बेस पीक होगी। अब इन जो अभी हमने प्रैक्टिस की है और ये जो बातें पढ़ी हैं इसकी बेस पे प्रॉब्लम नंबर 12.7 ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। उसमें भी इसी तरह से आपने गैस करना है कि कौन कौन सी पीक्स प्रेजेंट हो सकती हैं। हम आगे चलते हैं फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स की तरफ कि किस किस तरह से मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। तो मास स्पेक्ट्रम जो है या जो आपके पास वो ग्राफ आता है, ये सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बताता बल्कि इट कैन प्रोवाइड यू विद द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन एज वेल। ये कुछ हद तक आपको ये भी बता सकता है कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह का था, उस ब्रेक डाउन के पैटर्न से आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन विद अ टिपिकल एनर्जी ऑफ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आप इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं उनकी ऑलमोस्ट इतनी एनर्जी होती है। इट हैज़ फार मोर एनर्जी दैन नीडेड टू आयनाइज अ मॉलिक्यूल। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ आयनाइज करने के लिए नहीं, ये उससे बड़ा ज़्यादा काम कर सकती है। मतलब अगर तो मॉलिक्यूल को सिर्फ आयनाइज करना हो तो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये एनर्जी सिर्फ आयनाइज नहीं करेगी बल्कि इट कैन ऑल्सो ब्रेक द मॉलिक्यूल इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। तो ये जो इम्पैक्ट होता है इससे रेडिकल कैटाइन बनता है और बाकी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और मुख्तलिफ तरह के कैटाइन्स और रेडिकल्स जनरेट होते हैं और वो कैटाइन्स फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारा जो है उसको डिटेक्ट करता है और हमें एक ग्राफ प्लॉट करके देता है। तो जो अनचार्ज रेडिकल होते हैं वो चूँकि अनचार्ज होते हैं तो आपको पता है कि वो जो एक्सेलरेशन प्लेट्स थी उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते और वहीं से मतलब नीचे चले जाते हैं, आगे मास स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ नहीं जाते। लिहाजा जो न्यूट्रल अनचार्ज रेडिकल्स हैं वो डिटेक्ट नहीं होते। मास स्पेक्ट्रोमीटर में सिर्फ वही डिटेक्ट होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो उनकी मास जो है वो हम फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि वेट उनसे लूज़ हुआ है वो कैसे, अभी आगे देखते हैं। इसमें देखें कि आयोनाइजेशन कैसे होती है। ये कंपाउंड है आर प्राइम, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया आपने। ये एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि
ये इसका मॉलिक्यूलर आयन बने, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए इसमें से और रेडिकल कैटाइन बन जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये बीच में से ब्रेक हो जाए, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक रेडिकल फ्रैगमेंट बन जाए। तो इस तरह से ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। और बाय नोइंग व्हाट स्टेबल फ्रैगमेंट्स रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स वी कैन रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड यूज द मास स्पेक्ट्रम टू कंफर्म अ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर। इससे ये देखें, अभी आगे हेक्सेन का स्पेक्ट्रम देखते हैं, फिर ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से हम कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेट्स से कि ये आपके पास स्पेक्ट्रम आया है और हमने मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसने हमें बताया कि इसके ये फार्मूले पॉसिबल हैं, उनमें एक हेक्सेन का फार्मूला भी था। हमने फिर उसको अब वेरीफाई करना है बाय लुकिंग एट द स्पेक्ट्रम। अगर हेक्सेन होगा हमारे पास तो हेक्सेन कहाँ कहाँ से ब्रेक हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो यहाँ से ब्रेक हो सकता है, अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो जो CH3 होगा ये इसमें से निकल जाएगा टोटल हेक्सेन में से, तो बाकी टोटल इसकी मास 86 है, तो CH3 की कितनी बनेगी, कार्बन की 12, 3 हाइड्रोजन 15, 86 में से अगर 15 निकालें तो बाकी कितने बचते हैं 71। तो ये 71 और ये 15 पे इसकी पीक आनी चाहिए। फिर अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो दो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, एक फ्रैगमेंट 57 मास यूनिट्स का होगा और एक ये इथाइल ग्रुप का होगा। इथाइल का कितने का हो जाएगा, ये 2 कार्बन है 24 और 5 हाइड्रोजन है 29। तो आप देखें 29 पे भी आपको एक पीक नज़र आ रही है। तो 29 पे पीक किस वजह से है, ये जो इथाइल फ्रैगमेंट बना है इसकी वजह से, और 57 पे ये जो इसका दूसरा पार्ट है उसकी वजह से। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ से ब्रेक हो सकता है, इधर से ब्रेक हो सकता है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब उन पॉसिबिलिटीज़ को हम मैच करते हैं जब स्पेक्ट्रम के साथ, तो फिर हमें पता चलता है कि वाकई ये जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं उस जगह पे पीक भी मौजूद है। लेट्स से कि ये 86 पे मॉलिक्यूलर आयन पीक है, फिर 71 पे जो ब्रेक हुआ उसकी यहाँ पे पीक आ गई। फिर देखें 57 वाला जो फ्रैगमेंट है उसकी पीक भी यहाँ पे मौजूद है, 43 उसकी भी है, 29 यहाँ भी है। तो इनमें जो बेस पीक है वो 57 की है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्रैगमेंट ये था जो कि डिटेक्टर तक पहुँचा है और सबसे ज़्यादा अबंडेंस में पहुँचा है, इसलिए उसको उसने 100% अबंडेंस असाइन की है। तो इस तरह से जो आपके पास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न आते हैं उनकी मदद से आप उसको मॉलिक्यूल पूरे की ब्रेक डाउन पैटर्न को समझ सकते हैं और उससे स्ट्रक्चर की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब जो इसमें न्यूट्रल रेडिकल्स हैं वो डिटेक्ट नहीं होते और डिफ्लेक्ट नहीं होते। यहाँ पे देखें कि यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो इस तरह से दो इसके पोर्शन बनेंगे, एक M/Z 57 पे, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा रेडिकल बनेगा, तो रेडिकल डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसके ब्रेक डाउन पैटर्न दो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। मतलब आप कहें फिर 29 पे क्यों पीक आई है कि ये ब्रेक डाउन सिर्फ इस तरह से नहीं हो सकता, ये रिवर्स भी हो सकता है कि इस फ्रैगमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये रेडिकल बन जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ ये बना है। कुछ में 57 वाला जो फ्रैगमेंट था उस पर पॉजिटिव चार्ज था और कुछ में इस पे था, लेकिन 57 वाला हमें पता चलता है कि ज़्यादा स्टेबल है। वो कैसे, क्योंकि अब 57 पे देख सकते हैं कि बेस पीक 57 पे, इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा अबंडेंस इस आयन की थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो फ्रैगमेंट आयन है दैट इज़ मोर स्टेबल दैन इथाइल कैटाइन। तो इस तरह से मैस स्पेक्ट्रम से आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब आप देखें कि अगर यहाँ से क्लीवेज हो, एक पेंटाइल कैटाइन ऑब्टेन हो 71 मैस का और एक मीथाइल रेडिकल, तो मीथाइल रेडिकल जो है वो ये इतना स्टेबल नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड जो रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब एटलीस्ट 2 कार्बन हो। तो इसलिए ये वाला जो रेडिकल है ये नहीं बनता। आपने देखा होगा कि आपको 15 पे कोई पीक नज़र नहीं आई, वरना अगर ये अकेला मिथाइल भी ब्रेक होता और डिटेक्ट होता तो आपको 15 पे भी पीक नज़र आनी चाहिए थी। लिहाजा मिथाइल जो है वो एक न्यूट्रल रेडिकल के तौर पे खाली गया है और वो उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो सका।
और अगर यहाँ से देखें सेंटर से क्लीवेज होती सिमेट्रिक, तो फिर आपके पास 43 पे पीक आनी थी। 43 को भी हम देख लेते हैं, ये देखें आपके पास 43 पे बिल्कुल पीक मौजूद है। और इसके अलावा देखें कि मैथ स्पेक्ट्रम में आपको और बहुत सी पीक्स नज़र आ रही हैं जो कि आप सारी अकाउंट नहीं कर सकते। लाजमी नहीं है कि मैथ स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी पीक्स हैं उन सारों को आप जस्टिफाई कर लें। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें कि उसमें ब्रेकिंग पैटर्न इतना सिंपल नहीं है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ से। अब लेट्स से कि ये यहाँ से मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ और दो प्रोपाइल कैटाइन और रेडिकल बने, तो ये जैसे ही बने मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट हो रही थी, ये मज़ीद ब्रेक डाउन हो जाएं, मतलब इनके आगे फिर फ्रैगमेंट्स बन जाएं। तो इस तरह बहुत डिफरेंट टाइप्स के फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। एंड दोज विच रीच द डिटेक्टर दे आर प्लॉटेड इन द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में आपको बहुत सी पीक्स ऐसी भी नज़र आ सकती हैं बाज़ों का जो कि आपसे सॉल्व ना हो, तो उनके बारे में परेशान नहीं होना। मेन जो हमारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रेलेवेंट फ्रैगमेंट्स हैं उन सारों को सॉल्व करना ज़रूरी है, और उनकी बेस पे आप उनको जस्टिफाई कर लें और बाकी दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी साथ मिला लें, NMR वगैरह, तो आपका स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है और यू कैन जस्टिफाई इट वेरी वेल। ठीक हो गया? तो ये वही बात लिखी हुई है जो मिथाइल केटाइन जनरेट नहीं होता, और क्यों नहीं होता वो हमने पढ़ लिया। अब एक और मैथ स्पेक्ट्रम देखते हैं 2 मिथाइल पेंटेन का। ये मॉलिक्यूल है 2 मिथाइल पेंटेन, ये एक ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल है। पहले हमने सिंपल स्ट्रेट चेन देखा। Cation and radical stabilities help to explain the mass spectra of branched alkanes as well. Fragmentation of a branched alkane commonly occurs at a branch carbon atom to give the most highly substituted cation and radical. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो ब्रांच्ड कार्बन है उस पे फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा कॉमनली होगी दैन ऑन अ स्ट्रेट चेन कार्बन। क्यों? कि उसके नतीजे में भी ब्रांच्ड चेन जो रेडिकल बनता है, और ब्रांच्ड चेन ज़्यादा स्टेबल होगा स्ट्रेट चेन की निस्बत। इसमें आप देखें कि अगर दो मुख्तलिफ हम पॉसिबिलिटीज़ देखें, एक तो ये कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो इस 2 मिथाइल पेंटेन की, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? आपके पास 2 पेंटाइल कैटाइन बनेगा, और इसकी मैस कितनी होगी? मैस टू चार्ज रेशो 71 होगी, और दूसरा मिथाइल रेडिकल बना जो कि न्यूट्रल रेडिकल है। या यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकती है। अगर यहाँ से हो तो क्या क्या बनेगा? एक प्रोपाइल रेडिकल बनेगा और एक आइसोप्रोपाइल कैटाइन बनेगा। तो अब इनमें देखें आइसोप्रोपाइल कैटाइन की मैस कितनी होगी? 43 होगी। दोनों मैस से जो है ना, वो दोनों जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स हैं इनसे सेकेंडरी कैटाइन्स बन रहे हैं, लेकिन सेकंड वन वाला जो है वो उसमें देखें कि प्राइमरी रेडिकल बन रहा है मिथाइल रेडिकल की निस्बत। पहले में मिथाइल रेडिकल बन रहा है, दूसरे में प्राइमरी रेडिकल बन रहा है। देयरफॉर द सेकंड फ्रेगमेंटेशन अकाउंट्स फॉर द बेस पीक व्हाइल द फर्स्ट अकाउंट्स फॉर अनदर लार्ज पीक एट M/Z 71। इसमें देखें कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों? अभी हमने पढ़ा ना कि मिथाइल रेडिकल इतना स्टेबल नहीं होता ना इसका कैटाइन, लिहाजा ये ज़्यादातर बनना पसंद नहीं करता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होगी। क्यों? कि ये जो रेडिकल बन रहा है दैट इज़ मोर स्टेबल दैन मिथाइल, लिहाजा आपको बेस पीक 43 पे नज़र आएगी। ठीक है, 71 पे बेस पीक नहीं होगी। 71 पे एक पीक आएगी जो कि इसकी वजह से होगी, लेकिन ज़्यादा स्टेबल ये है, इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल रूट ये वाला होगा। इसको आप देख सकते हैं कि ये 43 पे आपकी बेस पीक है, और 71 की पीक आप देखें कि एक छोटी पीक है। अब एक प्रॉब्लम 12.8 है, इसको भी हम देख लेते हैं। शो द फ्रेगमेंटेशन दैट अकाउंट्स फॉर द कैटाइन एट M/Z 57 इन द mass spectrum of 2 methyl pentane. Explain why this sign is less abundant than those at M/Z 71 and 43. वो कहता है कि जो 57 पे ये कैटाइन आया है, ये देखें ये वाला, इसके बारे में बताएं कि ये इसका क्या फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, और दूसरा ये बताएं कि ये 71 से और 43 से छोटी पीक क्यों आई है इसकी। इसमें देखें कि हमें ये तो बात पता है कि रेडिकल्स डिटेक्ट नहीं होते मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयंस डिटेक्ट होते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अगर ये ब्रेक डाउन हो तो 57 और 29 पे दो बनते हैं
जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और जो 57 है ये एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है उसकी निस्बत लेस स्टेबल होगा। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो तो फिर आपके पास क्या आता है, ये 43 पे एक कार्बोकेटाइन और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और एक 57 पे न्यूट्रल केटाइन बन जाता है। तो इसमें अब आप देखें कि जो 57 वाला है वो पीक उसकी फर्दर जो फ्रेगमेंटेशन है वो कैसे होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक ऑप्शन तो ये था ना कि ये ऐसे बने 43 वाला पॉजिटिव आयन बने और 57 वाला रेडिकल बने, और दूसरा ऑप्शन ये है कि 57 वाला पॉजिटिव आयन बने और 43 वाला रेडिकल बने, और तीसरा इसका ब्रेकडाउन यहाँ से भी पॉसिबल है जो कि ये वाली M/Z एक बने और एक 15 वाला रेडिकल बने। चूँकि ये तो ज़्यादा स्टेबल ही नहीं है इसलिए ये तीसरा चांस तो हम बिल्कुल छोड़ते हैं। जो 57 वाला है उसमें आपने अब ये देखना है कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चूँकि 57 वाला देखें कि एक तरफ तो न्यूट्रल आ रहा है और दूसरी तरफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना रहा है, ये मेन रीज़न है। जो उसने पूछा था ना, ये स्पेक्ट्रम देखें दोबारा कि 57 की पीक छोटी क्यों है 71 और 43 से, वो इसलिए कि 43 पे आप देखें जो पॉसिबिलिटी है 43 पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज़ ऑलवेज मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो 57 वाला जो अगर ये बनता है कार्बोकेटाइन तो इस पे चार्ज यहाँ पे आता है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, तो इसकी स्टेबिलिटी उससे कम होगी, लिहाजा ये उससे कम बनेगा और ये कम डिटेक्ट भी होगा। तो ये इसका आंसर है कि इस रीज़न की वजह से जो इसकी पीक है वो छोटी आती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब आपने प्रॉब्लम नंबर 12.9 इसी बुक का ख़ुद सॉल्व करना है, वो इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल इसी तरह का, ताकि आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाए।